ठीक है, देखो। सो थर्मल एक्सपांशन के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। थर्मल एक्सपांशन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। कल भी हमने क्वेश्चन देखे थे, अभी और क्वेश्चन देखे। ठीक है, इस पे एक नोट पे ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ा है बेटा कि L इज इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के लिए A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और वॉल्यूम के लिए हमने पढ़ा थे V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और इसी के कारण तुम्हें ध्यान होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, L इज इक्वल्स टू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो L माइनस L नॉट इज इक्वल्स टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो ये हो गया आपका डेल्टा L, ये अगेन L नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो दिस implies that डेल्टा L अपॉन L नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L नॉट, इट इज द स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। किसके इक्वल है? अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। एंड सिमिलर आर्गुमेंट से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा A अपॉन A नॉट इज बीटा डेल्टा टी, एंड डेल्टा V अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। इस पे अगर मैं परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर लूं 100 का, तो डेल्टा L अपॉन L नॉट इंटू 100 इट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ है। ऐसे यहाँ पर अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टर्म है इट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ बन जाएगा। डायरेक्ट ये फार्मूला हो गया। ऐसे यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन एरिया, और इसमें आप अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। एंड सिंस बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा and gamma is equals to 3 times alpha, so therefore change in area can also be written as 2 times alpha delta t, and change in volume, fractional change in volume, this is fractional change in area, it is 3 times alpha delta t। और अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a नॉट into 100, it is 2 alpha delta t into 100। this is परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया ये किसके बराबर है? यहाँ पे देखो, लेंथ में परसेंटेज चेंज है कितना, दिस इज द चेंज इन, तो इट इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और अगर हम इसी को वॉल्यूम के लिए देखें, डेल्टा V अपॉन V नॉट इंटू 100 इट इज 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, तो इट इज 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो डायरेक्ट कर लोगे, मतलब अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज दिया है तो एरिया में परसेंटेज चेंज जस्ट इसका डबल हो जाएगा, और वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन लेंथ लेट इट इज, अगर सपोज ये 2% है तो फिर एरिया में चेंज कितना परसेंट हो जाएगा? इट इज 2 इंटू 2%, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 4%। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 इंटू 2%, मतलब ओवरऑल 6%। एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने ये डेटा। अगर इसमें परसेंटेज चेंज 2% है तो एरिया में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 4%, और इसमें कितना परसेंट हो जाएगा? 6% हो जाएगा। बट आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अरे चेंज इन प्रेशर वगैरह है ना? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम है ना ये। हाँ सर, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम और लेंथ वाला है। हाँ, बोलना क्या क्या नहीं समझा इस पे?
नहीं सर, वही पूछना था कि अपन चेंज फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम और लेंथ में कितना परसेंट में आएगा। हाँ, परसेंटेज चेंज निकालना तो डायरेक्ट इस तरह से कर लो, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ समझ गया अभी कि नहीं? हेलो, समझ समझ गया। गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, ले लिए? हाँ ले सर। लिए? हाँ ठीक है जी, पेज नंबर 2। देखो अभी इस पे जैसे क्वेश्चन ये लिया मैंने यहाँ पे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है ना, मान लो आपको स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन ले लें, ये स्फीयर है, दिस इज एनी स्फीयर, और इस एक्सिस के लिए जो सेंटर ऑफ मास से गया है, दिस इज एनी स्फीयर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला 2/5 mr² होता है। r क्या है यहाँ पे, इसकी रेडियस, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे चेंज करेंगे तो मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हेलो, बदलेगा। समझ गए? रेडियस बदलेगी ना, ये तो वैसे ही रहेगा, रेडियस बदलने लगेगी, यहाँ पे मास तो कांस्टेंट टर्म है इस पे। तो सपोज ये कितने टेम्परेचर पे है, T0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसको T से T डिग्री सेल्सियस पे कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा ना अगर रेडियस बदलेगी तो। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है या इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है जिसमें पावर भी आ जाती है, तो ध्यान देना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज ये T0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेडियस R0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी I0 ले लिया मैंने, तो ये चेंज होके हो जाएगा I इज इक्वल टू 2/5 into m into r square, where r will be R0 into 1 plus, इसके बराबर लिख दोगे ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर लिख दोगे, ठीक है। समझ गया? हेलो, अरे समझ गया? हेलो, ये समझ गए कि नहीं? अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो R² इक्वल्स टू R0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पूरे का होल स्क्वायर, और इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देना, तो पावर लग जाएगी सामने 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, तो दिस कैन बी R0 स्क्वायर प्लस R0 स्क्वायर इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, और 2/5 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I is equals to 2/5 mr square, it is 2/5 m into R0 square plus R0 square into 2 अल्फा डेल्टा टी, एंड सॉल्व कर देना तो ये टर्म हो जाएगा तुम्हारा 2/5 mr0 square plus 2/5 mr0 square into 2 alpha delta t, but it is the I naught plus I naught or 2 times alpha delta t, this is the new moment of inertia, तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इतना हो जाएगा ऐसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन और लास्ट थर्ड स्टेप से बताओ। बाइनोमियल एक्सपांशन सीधे सीधे किया करो, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी वाला टर्म बहुत स्मॉल होता है, तो बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस x की पावर n को आप 1 प्लस nx लिख देते हो, नियरली nx लिख देते हो, ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी है, तो सीधा सीधा, क्योंकि ये जो वैल्यू अल्फा डेल्टा टी ये बहुत स्मॉल है, जो एक्सपांशन होता है ना, चाहे हम एक्सपांशन कोफिशिएंट बहुत स्मॉल 10 टू द पावर -5 या -6 की रेंज पे जाते हैं,
तो एक्सपांशन कोफिशिएंट ये बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम सीधा सीधा ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, हेलो, अरे ठीक है कुणाल। 5 से आया हाँ सर। क्या बेटा? सर, वो 2/5 m कहाँ से आया? अरे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का फार्मूला याद है कि नहीं? सेंटर ऑफ, हाँ सर लास्ट 2 स्टेप्स सब देना। क्या बेटा? हेलो, सर वो लास्ट 2 स्टेप बोल रहे हैं। सर लास्ट वाली स्टेप देख, 2/5 mr0 स्क्वायर किसके बराबर है? तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, मतलब T0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो फिर 2/5 का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने पूरा, तो 2/m जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फार्मूला 2/5 mr स्क्वायर है ना। r स्क्वायर की वैल्यू लगभग कितनी आ गई? r0 स्क्वायर प्लस r0 स्क्वायर इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ गई ना। तो उसी में हमने पुट कर दिए उसको। ठीक है, हेलो हेलो, जी सर। हाँ अभी समझ गया कि नहीं? समझ गया सर। हाँ देख लो, अभी रुका हुआ देख लो, कोई स्टेप में अगर कुछ आ रहा तो देख लो। ले लो इस पेज का, ले लिए? इसको ना थोड़ा एक और डिफरेंट तरीके से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। पेज नंबर 3 ये ऐसा लेना तुम। ठीक है, सपोज जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है और जेड फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाय c टू द पावर r ऐसी है। तो अगर बहुत स्मॉल चेंज आपको मेजर करना है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, so percentage change in very small change। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसा कर लेना। मेथड ये होती कि log ऑफ z p टाइम्स log a प्लस q टाइम्स log b माइनस r टाइम्स log c हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव अगर ले लोगे, देन टेक द डिफरेंशियल टर्म। डिफरेंशियल टर्म अगर लेते हो तो log z का डेरिवेटिव 1 अपॉन z dz इज इक्वल्स टू p टाइम्स इसका जाएगा 1 अपॉन a dA प्लस q टाइम्स 1 अपॉन b dB एंड माइनस r इंटू 1 अपॉन c dc। ये डिफरेंशियल टर्म होता है इसका। जैसे log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है ना, तो हमने इसको डिफरेंशियल टर्म पे ले लिए, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल एक प्रकार से। तो दिस इज द डिफरेंशियल टर्म। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन z dz इक्वल्स टू पावर सामने आ गई। इसको मैं और सिंपलीफाई करके लिख दूं तो इट इज dz अपॉन z, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन z एंड इट इज इक्वल्स टू p टाइम्स पावर सामने आएगी फ्रैक्शनल चेंज इन a प्लस q टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन b, बट इट इज वेरी स्मॉल चेंज, एंड r इनटू dc डिवाइडेड बाय c। और अगर हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट और राइट में, तो ये पूरा परसेंटेज चेंज आपका निकल जाता है। तो जब भी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें आप चेंज मेजर कर रहे हो, तो चेंज है वो बहुत स्मॉल चेंज आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। जो पावर होती है, पावर को सामने लिखो एंड इट इज डेल्टा ए अपॉन ए की जगह पे डी ए अपॉन ए लिख सकते हो, क्योंकि ये जो चेंज है ये बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। तो उसके लिए डायरेक्ट आप इस मेथड को या इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करोगे। ठीक है, आगे से कैलकुलेशन के लिए फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे सीधे ये याद रखो, ये स्टेप को आपको माइंड पे ही रखना है। तो ये वाली जो स्टेप है ना, इसको आपको माइंड पे रखना है। आपको सीधा सीधा ये ले लेना यहाँ पे कि इट इज dz अपॉन z इज इक्वल्स टू p टाइम्स dA अपॉन a प्लस q टाइम्स dA अपॉन dB अपॉन b एंड माइनस r टाइम्स
dc अपॉन c, डायरेक्ट लिखो। ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शनल चेंज किसके लिए? बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज अगर आपको चाहिए, मतलब आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज ये बन जाता है। तो डायरेक्ट आपको ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, ले लिए सर। हाँ, अभी इसलिए अपन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी फ्रैक्शनल चेंज डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अभी तो डायरेक्ट कैसे करोगे, इक्वेशन कैसी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2/5 तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज di अपॉन i, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 कांस्टेंट टर्म है, इट इज dm अपॉन m प्लस 2 टाइम्स dr अपॉन r। और अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये परसेंटेज चेंज बन जाएगा dm अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स dr अपॉन r इंटू 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अगर मान लो आपका मास भी कांस्टेंट है, तो फिर ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। इफ मास इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर di अपॉन i इंटू 100 इज इक्वल टू, ये टर्म आपका जीरो, इट इज dr अपॉन r इंटू 100। और रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज है, हमने अभी पढ़ा कि जो डेल्टा एल अपॉन एल है ना, इंटू 100, ये वैल्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 के बराबर हो जाती है डायरेक्ट। तो अगर इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो, इट इज 2 टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा टी into 100. So this is percentage change in moment of inertia due to change in temperature. तो ये सीधे सीधे ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। जैसे मान लो ये एल्युमिनियम का स्फीयर है, दिस इज ऑफ एल्युमिनियम एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ एल्युमिनियम इज 8 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस है सपोज। तो टेम्परेचर अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये निकल जाएगा 2 इंटू, इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -6। टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया 100, है ना, 100 माइनस 0 मतलब 100, और फिर यहाँ पर और 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ओवरऑल हो जाएगा ये 16 इंटू 10 टू द पावर -2%। So that is 0.16%। मतलब जो परसेंटेज चेंज आ रहा है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये एल्युमिनियम का स्फीयर है, इस टेम्परेचर चेंज करने के कारण वो इतना आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन ऐसे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? सर एक मिनट। कैलकुलेशन देखना भाई, देख ले फिर बता कहाँ पे जो स्टेप नहीं समझी, अपन ने मेथड देख लिए थे तो आप डायरेक्ट कर लो, नहीं तो लॉग लेके करोगे फिर दोनों तरफ, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन लिखोगे। ठीक है, ओके सर। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करते, याद है ना? अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं, याद है? अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, अल्फा कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर अगर अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है और अपन टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त का क्या रहेगा? क्या बेटा? अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं अपन, हाँ, तो सर फिर पहले अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वाला लगाना पड़ेगा लॉग वाला। नहीं, उसमें थर्मल एक्सपांशन में अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वो तो गिवन ही होता है कि भाई अल्फा की वैल्यू किस तरह से है। तो जो अल्फा होता है, सिंस टेम्परेचर कोफिशिएंट of linear expansion alpha is basically
L अपॉन L नॉट इंटू डी टी हम लिखते हैं इसको। तो dl समझ लो, जो चेंज इन लेंथ है इट डिपेंड्स ऑन अल्फा L इंटू डी टी, ये फैक्टर यहाँ पे बनेगा। जैसे इफ क्वेश्चन बना दूं मैं यहाँ पे कि मान ले अल्फा की वैल्यू दी है a प्लस बी टी के फॉर्म में, ठीक है, देन एक रॉड है मान लीजिए और इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ है सपोज 4 मीटर ऐसा, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका वो a प्लस बी टी के फॉर्म पे, मतलब कि इट इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जो भी लेना आपको, इट इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के फॉर्म पे है, जहाँ पे a 0.5 है और b की वैल्यू है 0.02 के फॉर्म पे। तो अगर इसमें जो टोटल चेंज इन लेंथ आपको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे L अल्फा dt, और यहाँ पे L की वैल्यू आपके पास पता ही, तो कांस्टेंट टर्म हो गया, अल्फा की वैल्यू at प्लस bt स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा dt। मान लो आपको चेंज कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, ये कैलकुलेशन में ये चेंज सपोज आपको 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए चाहिए, तो क्या कर दोगे यहाँ पे, इट इज लिमिट फ्रॉम 10 टू 80 डिग्री, सॉल्व कर दोगे, बताया तो था मैंने ये, ठीक है कुणाल? हाँ सर। हाँ ये तो बताया तो था मैंने, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। नहीं सर, मुझे लगा कि आपने जो मेथड लगाया ना वो भी इसमें यूज करना पड़ेगा। नहीं ये तो सीधा सीधा हो गया ना, ये तो अल्फा की बात कर रही है। ओके आगे बढ़ता हूँ मैं, पेज नंबर 5 पे आता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं सर, अगर इसमें अपन को स्फीयर अपन ने ऑब्जेक्ट कंसीडर किए और अपन को हाँ, इनर्शिया फाइंड करना है, हाँ। उसको पूछ रहा था। अच्छा उसमें एक्सपांशन अगर लेना है तो देख, इसमें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्फीयर का 2/5 mr², तो इसमें di अपॉन आई फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, जिसमें है नहीं, इट इज dr अपॉन r, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे अब आप डायरेक्ट क्या नहीं लिख सकते हो, अल्फा dt नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप अल्फा dt नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि टेम्परेचर में जो रेंज है वो अलग आ रही है, तो आपको ये तो पूरा सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा कि फाइनल रेडियस कितनी आ रही है और इनिशियल कितनी, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। ये जो चेंज है फ्रैक्शनल चेंज, ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए आप लिखते हो, और अगर अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते उसको सॉल्व, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू फाइंड करके उसके बाद पुट करना पड़ेगा। हाँ उसके बाद ही पुट करना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं होता, ठीक है। हाँ ओके एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में जल्दी से इस पेज का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ले लिया? Now this is page number 5. बाईमेटालिक स्ट्रिप के लिए, ठीक है, जो बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है, मेटल स्ट्रिप, इसका क्वेश्चन इस टाइप का है, इस पे ये एक बाईमेटालिक स्ट्रिप है ऐसे, है ना, और ये रिवेटेड, आपने रिवेट कर लगा दिए, ये भी d/2 है और ये भी d/2 है, और जो लेंथ है अभी ये L नॉट है सपोज, और ये कितने टेम्परेचर पे, T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसका एक्सपांशन कोएफिशिएंट एक का अल्फा 1 और एक का अल्फा 2 है, और अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा, आर्क बन जाएगी, यहाँ पर से रिवेट लगी हुई है, तो ये यहाँ से खुलेगा नहीं, ये जॉइंट है, मतलब परमानेंट जॉइंट कर दिए,
तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आर्क बन जाएगी, मतलब बायमेटालिक स्ट्रिप जैसी आर्क ये क्रिएट करेगी। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। तो जो आर्क बनेगी, ये आर्क आपके कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करेगी। ये सपोज ए है और ये है बी। तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ये विड्थ है d/2, लगभग लगभग उतनी रहेगी। इसमें लगभग नेग्लिजिबल चेंज है ये वाले पोर्शन के लिए। मेजर चेंज आपको कहाँ पे दिख रहा है? इसमें लेंथ में मेजर चेंजेस आपको इस पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली लेंथ है ये L1, हाँ ये L1, और ये अंदर वाली लेंथ आपकी कितनी हो गई? L2। ये एंगल थीटा है। तो जो रेडियस है, देख यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन हो गया आपका R, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? R प्लस डी के बराबर हो जाएगा। तो आपने एंगल की डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस इट इज L1 अपॉन R प्लस डी आप लिख सकते हो, एंड इट इज L2 डिवाइडेड बाय R के इक्वल आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो अब आप इल्यूमिनेशन अगर करना चाहो तो L1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? इट इज L0 into 1 plus alpha 1 डेल्टा t, और L2 की वैल्यू L0 into 1 plus alpha 2 डेल्टा t है। तो इसको सिंपलीफाई अगर हम कर दें तो थीटा इज इक्वल्स टू L1 किसके बराबर है? L0 into 1 plus alpha 1 डेल्टा t होल डिवाइडेड बाय R plus D। R is the radius of this arc, या फिर ये हो जाएगा तुम्हारा L0 into 1 plus alpha 2 delta t divided by R। इसको रीअरेंज कर लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, तो ये L0 फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो R into 1 plus alpha 1 delta t, and it is R plus D into 1 plus alpha 2 delta t। थोड़ा और रीअरेंज करो, R प्लस R into alpha 1 delta t, and it is equals to R plus R alpha 2 delta t plus D times ये हो जाएगा तुम्हारा D टाइम D plus D into alpha 2 delta t। और रेडियस को एलिमिनेट अगर हमें करना है तो इसको इस साइड पे ले आओ मैं ट्रांसपोज करके। ठीक है, तो ये एक R से एक R वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R into alpha 1, और ये वाला टर्म भी आपका बाहर आ जाएगा, तो alpha 1 minus alpha 2 डेल्टा t इज इक्वल्स टू किसके बराबर? ये D plus D into alpha 2 डेल्टा t। सो रेडियस विल बी गिवन बाय D, अकेले को बाहर लेकर रहने तो 1 plus alpha 2 डेल्टा t होल डिवाइडेड बाय alpha 1 minus alpha 2 into डेल्टा टी। तो जो रेडियस ऑफ आर्क है वो डायरेक्ट इस फार्मूले से दे दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, अरे समझ गए? और एक बार बताइए। देख, एंगल की डेफिनेशन किसके इक्वल होती है? एंगल इज इक्वल्स टू किसके बराबर बनता है? एंगल का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस। एंगल रेडियस। तो ये जो आर्क है बाहर की आर्क की वाली हो गई और अंदर की आर्क की वाली हो गई। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ गया? सर फिर कोणती आर्क से आपण कैलकुलेट करना है? हमें ये रेडियस निकालना था कि ऑन एन एवरेज ये रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस। ठीक है, मान लो r ये वाला डिस्टेंस है, तो ये यहाँ तक का हो जाएगा r प्लस डी। तो ये r की वैल्यू मैंने अलग सेपरेट कर दी है, ये निकल गया कैलकुलेशन से। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज पे। क्लियर हो गया ये?
हेलो, अरे समझ गए? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर। अभी देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। Now this is page number 6. इस पे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए और जो साइड है अभी वो L नॉट की है और ये है T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन जो एक्सपांशन कोफिशिएंट है इसका α1, इसका भी α1 और इसका एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना है α2। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये एक्सपांड करेगा। क्वेश्चन ये है कि ये वर्टेक्स से यहाँ तक की ये जो हाइट है, दिस हाइट h is constant at all टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पे ये हाइट कैसी रहनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करोगे भाई कि ये हाइट हमेशा फिक्स बनी रहे एट ऑल टेम्परेचर। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप आएगी, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। तो इधर का एक्सपांशन कोएफिशिएंट α1, ये भी α1 और ये एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना है α2 है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हाइट हमेशा कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए एट ऑल टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, नाउ हाइट एट T0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाइट एट T डिग्री सेल्सियस। तो ये हाइट की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, एंड इट इज गिवन बाय हियर। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये L0/2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो इट इज अंडर रूट ऑफ L0 स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर बराबर है। और राइट साइड में भी आ जाएगा ये L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ये वाली, इट इज 1 प्लस α1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर L0 इंटू एंड माइनस ऑफ L0/2 फैक्टर आपका बाहर आएगा और इस पे आएगा 1 प्लस α2 डेल्टा टी और इसमें भी आपको पूरे का होल स्क्वायर लेना है और इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हाइट हमेशा एक रिलेशनशिप जनरेट होगी, बायनोमियल एक्सपांशन भी आप यूज करना। मैंने इतना हिंट दिया हुआ है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग करो है ना अभी इसी मेथड से। कुछ रहेगा तो फिर डाउट क्लास में पूछना। और ठीक है, समझ गए कैसे? तो उसकी प्रोसीजर नहीं समझी और एक बार बताइए। इक्वेशन नहीं समझा? इक्वेशन हाइट की इक्वेशन क्या जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए ना हाइट के लिए अपन ने। अच्छा सर, पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री समझ गया था। पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद बायनोमियल एक्सपांशन का यूज करके इसको सिंपलीफाई करना फिर। ठीक है, हाँ सर समझ गया। रिलेशन जनरेट करना, मैंने इतना लेके छोड़ दिया, आप लोग